Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we study about chapter number 2 in your history textbook. इतिहास के पाठ्य पुस्तक में पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति हम पढ़ रहे थे। इसके 3 पार्ट्स मैं पहले ही मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे आज का नया टॉपिक। तो प्लीज़ ओपन योर बुक। सो दिस इज़ योर न्यू टॉपिक, यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। मतलब समाज को कैसे पुनर्गठित किया जाता है, सभी लोगों को कैसे एक साथ लाया जाता है, इस बात की अगर दूरगामी दृष्टि मतलब आगे की सोच को लेकर के कोई विचारधारा चली थी तो वो समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। मतलब 19वीं सदी तक लोग समझ चुके थे कि समाजवाद होता क्या है। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होता रहा था कि हाँ, इस देश ने समाजवाद की मांग करी है, इन लोगों ने समाजवाद को प्राप्त कर लिया है, ये सारी चीज़ें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो लोग समाज को एक करना चाहते थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। निजी संपत्ति मतलब किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे कि अगर एक ही व्यक्ति पूरी प्रॉपर्टी पर हक जमाएगा तो उसे वो सही नहीं मानते हैं। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर कोई व्यक्ति हर चीज़ को निजी कर लेगा तो फिर वो राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, सिर्फ उसका खुद का भला हो रहा है, वो इसी में खुश रहेगा। वे ऐसा क्यों मानते थे? अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि निजी संपत्ति तो होनी चाहिए, वरना एक व्यक्ति जीवन यापन कैसे करेगा, या आने वाले समय में उसकी संपत्ति ही उसके काम आएगी। तो समाजवाद की ये ऐसी कैसी समस्या है कि किसी भी व्यक्ति को निजी स्वामित्व रखना एक गुनाह के रूप में मान लिया गया है। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। मतलब उनका ये तर्क है समाजवादी लोगों का कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है, वो लोगों को काम भी देते हैं, उन्हें तनख्वाह भी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम करवाते हैं। इससे उनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो किस परेशानी में है। तो जिस संपत्ति को वो लोग उत्पादनशील बनाते हैं या जिस कारण से उनकी संपत्ति जो है वो बहुमूल्य है, उनमें किसके कारण है? वो वहाँ पर काम करने वाले लोगों के कारण। लेकिन संपत्तिधारी मतलब जिस व्यक्ति की जो संपत्ति होती है वो इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। तो इसीलिए अगर संपत्ति पूरे समाज की होगी तो सभी लोग उस पर सोचेंगे, सभी लोग उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो मांग उठाएंगे। अगर निजीकरण हो जाएगा तो हर व्यक्ति अपनी अपनी चीज़ों का ही ध्यान रखेगा, उसे समाज से कोई मतलब नहीं रहेगा। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। वो इतना ज़्यादा बदलाव चाहते हैं इन चीज़ों में कि उन्होंने इस पर अभियान भी चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? आपके दिमाग में ये दोनों ही सवाल आ रहे होंगे। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। जो लोग समाजवादी थे, जब उनसे सवाल किया जाता था कि निजी संपत्ति के बिना देश कैसे चलेगा, तो उन्होंने इसको लेकर के अपने दिमाग में एक सोच बना रखी थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। मतलब साथ में मिलकर कोई काम शुरू किया जाए, कोऑपरेट करके। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। मतलब इंग्लैंड के एक बहुत जाने माने, अब यूरोप की बात हो रही है तो इंग्लैंड यूरोप में ही आता है, तो वहाँ के उद्योगपति है जिनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। उन्होंने एक नई चीज़, एक नया समुदाय शुरू करा है जिसका नाम उन्होंने रखा है न्यू हार्मोनी। मतलब नया समन्वय, एक दूसरे की बातों को समझना, ऐसे समाज का निर्माण उन्होंने किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। मतलब अगर एक साथ मिल करके हम काम करेंगे तभी सामूहिक खेत या सामूहिक चीज़ें बनेगी, एक व्यक्ति के कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, कि हाँ सरकार भी कहे कि हाँ सभी लोग को मिलकर के खेती करनी है या एक जैसी फील्ड लेनी है।
उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, मतलब ऐसे उद्यम या ऐसी इंडस्ट्री शुरू न करें, ऐसे काम शुरू न करें जिसमें सिर्फ पैसा बढ़े, समूह का काम ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें फ्रांस में शुरू हो। ये मांग है लुई ब्लांक की। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे। कोऑपरेट करना मतलब साथ देना किसी भी चीज़ का, तो जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो कोऑपरेटिव काम कहलाता है। और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे, और उस काम से जो मुनाफा आएगा वो सभी लोगों में बराबरी रूप से बांट दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।